सगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं संधू आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। तो गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम और सारी संगत को भी प्रणाम। गुरु जी का शुक्राना है जो गुरु जी कभी कभार ये मौका देते हैं कि हम अपना सत्संग शेयर करें और गुरु जी के साथ बिताए हुए बहुत खूबसूरत पल सारी संगत के साथ शेयर करें। गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना। अभी इतना अच्छा सा कीर्तन चल रहा था कि गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। और ये भी बात अगर हम जान लें और इस चीज को पहचाने कि गुरु जी अंग संग है, याद तो हमको रखना होता है। गुरु जी तो हमको हमेशा अपनी नजर के सामने रखते हैं, लेकिन हम ही भूल जाते हैं। तो गुरु जी, हम भूलनहार, आप हमारा हाथ कभी मत छोड़िए। गुरु जी की जिंदगी में इतनी मेहरबानियां हैं कि कितना भी शुक्रिया अदा कर लें वो थोड़ा होगा। गुरु जी के साथ हमारी जर्नी 2003 में शुरू हुई, जब मेरे हस्बैंड दिल्ली में पोस्टेड थे। यूं तो गुरु जी के बारे में हम जानते थे और तकरीबन 10 साल पहले से जानते थे, लेकिन हमारा शायद वक्त नहीं आया था और गुरु जी ने हमको इजाजत नहीं दी थी, जो हम उनके पास नहीं पहुंच पाए। जब हम चंडी मंदिर में पोस्टेड थे तो गुरुजी पंचकुला में हुआ करते थे और हम गुरुजी के बारे में सुनते भी थे, लेकिन वही बात कि जब हमारा वक्त आना था गुरुजी के दरबार में एडमिशन का, तभी वो हो पाना था। मेरे हस्बैंड के बड़े भाई और भाभी वो गुरुजी के पास आया करते थे और कभी कभार वो बात भी करते थे और बात हमारी समझ में नहीं आती थी। क्लोज माइंडेड थे और आप सब जानते हो कि इतना आसान नहीं होता कि आजकल के जमाने में, जबकि बहुत किस्म के गुरु होते हैं और बहुत गलत लोगों के बारे में सुनते हैं जो अपने आप को गुरु बताते हैं, तो इतनी जल्दी यकीन नहीं होता। तो वही हमारे साथ हुआ। जब हम चंडी मंदिर में पोस्टेड थे, गुरुजी पंचकुला में थे, तो हम सुनते थे गुरुजी के बारे में, लेकिन हमें वो बात हजम नहीं होती थी कि कैसे गुरु हैं जो आर्मी ऑफिसर्स की प्रमोशंस कराते हैं। हमने इतनी बात सुनी और अपना दिमाग बंद कर लिया और उसके बारे में सोचा भी नहीं। तो वो हमारी शायद बदकिस्मती थी या खुशकिस्मती ही कहूंगी कि हमारा वक्त नहीं आया था। जब वक्त आया तो गुरुजी ने अपने आप अपने चरणों में बुला लिया हमको। तो वही इनके भाई भाभी जब दिल्ली आए और गुरुजी के दरबार में जाना चाह रहे थे, तो उनके लिए गाड़ी का बंदोबस्त हुआ। तो जब वो जाने लगे तो मुझे नहीं मालूम मुझे क्यों ऐसा महसूस हुआ, जो मैंने एकदम से कहा मैं भी चलूं। तो वो लोग बड़े खुश हुए, कहते चलो। गुरुजी के दरबार में गए। आई बी ऑनेस्ट, मुझे कोई ऐसी स्पिरिचुअल फीलिंग नहीं हुई, लेकिन हाँ, वहां का माहौल देख के बहुत अच्छा जरूर लगा। अ, शब्द कीर्तन जो फेमिलियर थे वही चल रहे थे। लोगों की तरफ जब ध्यान गया तो इतने सुकून से उनकी शक्लों पे सुकून नजर आ रहा था, सुख शांति, और वो अलग सी दुनिया में पहुंचे हुए थे। ये देख के थोड़ी हैरानी भी हुई। हालांकि आई बी ऑनेस्ट कि पहली दफा यूं महसूस नहीं हुआ कि भाई बहुत बहुत अच्छी जगह है या अच्छी जगह नहीं है। ये इस चीज का ध्यान ही नहीं आया। हाँ, सबको देखा, कीर्तन बहुत अच्छे लगे। गुरुजी अपने
गद्दी पे विराजमान थे। थोड़ी क्यूरोसिटी थी, देखा उनको, अच्छा लगा और यही सोचा कि चलो एक महापुरुष के दर्शन हो गए और चलो अच्छा एक्सपीरियंस था। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो जब घर गए तो वहाँ पे भी हमारे फ्रेंड्स भी आए हुए थे। मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड्स जो बैठे हुए थे, उनसे बातचीत होने लगी तो एमपी के बड़े ब्रदर और भाभी ने अपने थोड़े एक्सपीरियंस सुनाए। बात खत्म हुई। अगले दिन मेरे हस्बैंड को तो जाना था हैदराबाद और मुझे टाइम स्पेंड करना था फ्रेंड्स के साथ, यही जो रात को हमारे पास आए हुए थे। तो आई वाज टू मुझे उनके साथ ही रहना था उस दिन। बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं हमारे और रेजिमेंटल ऑफिसर भी हैं। तो जब मैं उनके घर गई तो उन्होंने मेंशन करा कि कहाँ रहते हैं आपके गुरुजी। तो मेरे मुंह से यही निकला कि वो हमारे गुरुजी नहीं है पहली बात, और मुझे नहीं मालूम वो कहाँ रहते हैं बिकॉज मुझे दिल्ली के बारे में ज्यादा मालूम नहीं। तो वो कहते आपने एम्पायर स्टेट मेंशन करा था, तो मैंने कहा हाँ एम्पायर स्टेट ही कहते हैं उसको। कहते वो तो हमारे पास है, गुड़गांव में रहते थे वो। तो कहते चलो चलते हैं। अब मुझे थोड़ा सा लगे कि हम्म, कल तो होके आई हूँ और कोई मुझे ऐसी ख्वाहिश भी नहीं थी कि मैं फिर से वहां जाऊं। तो उन्होंने इंसिस्ट किया तो हम चल पड़े। तो दैट वाज माय सेकंड विजिट। उनके साथ गए। उनका अपना एक्सपीरियंस था। तो उनको क्या महसूस हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, पर ये जरूर मालूम है कि सरजीत भाई जो गए थे उनको यूं लग रहा था कि उनके माथा कोई चीज ऐसे जैसे स्टील बैंड कोई उसको कंस्ट्रिक्ट कर रही, उनका सर को दबाए जा रही सब तरफ से। तो वो कहें चलो उठो और गुरुजी हमको कहें कि आप लंगर खा के जाओ। तो उसकी वाइफ ने भी कहा कि बैठो, देखो गुरुजी कह रहे हैं तो लंगर प्रसाद करके चलते हैं। तो ये हमारा सेकंड एक्सपीरियंस था। उसके बाद हमारे फैमिली मेंबर्स, यही इनके भाई भाभी के बच्चे आए, वो गुरुजी के पास जाना चाह रहे थे। फिर गुरुजी की बातचीत शुरू होने लगी। तो वो इनसे, मेरे हस्बैंड से कहते कि आप भी चलो अंकल। चल तो पड़े ये। अब मेरे हस्बैंड का ऐसा था कि इनके फादर राधा स्वामी थे और आखिर तक वो राधा स्वामी को ही मानते रहे। तो बापूजी का कहना होता था कि आपको स्पिरिचुअल जर्नी पे अगर जाना है तो आपको लिविंग गुरु की जरूरत होती है। तो मेरे हस्बैंड का थोड़ा बेंट ऑफ माइंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ था, लेकिन अब आर्मी में रह के गुरु ढूंढना कोई आसान काम भी नहीं था। और ये एक दफा दिल्ली आए, इनको पता चला कि राधा स्वामी जो बाबा जी हैं वहां रहते हैं। तो इन्होंने अपनी तरफ से ढूंढने की भी कोशिश करी, लेकिन इन्हें नहीं मिले। सो आई गेस इनका वक्त अभी नहीं आया था गुरु धारण करने का। तो जब गुरुजी के पास पहुंचे तो हम थोड़ा लेट थे और गुरुजी का जो एम्पायर स्टेट का कमरा था, हॉल था, वो तकरीबन फुल था। तो जब हम पहुंचे, गुरुजी अभी अपनी गद्दी पे नहीं आए थे, तो हमने मत्था टेका और बैठ गए। अब थोड़ी देर के बाद, आपको मालूम है वहां पे हॉल छोटा था, लोग ज्यादा होने लग गए थे। तो सेवादार कोशिश करते थे कि जितने लोगों को बिठा सकें बिठाएं। तो वो उनको थोड़ा मूव करने के लिए और थोड़ा आगे आगे होने के लिए कहते थे। तो मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम है बैक की, तो इनको प्रॉब्लम हो रही थी और गुरुजी भी अभी नहीं आए थे, तो ये उठ के बाहर आ गए और बाहर अपना टहल रहे थे। हम गुरुजी की चरणों में बैठे रहे, लंगर हुआ। तो इनसे कहा कि आप लंगर कर लो
और गुरुजी को मत्था टेक लो। कहते जब गया था तो सब लोग गुरुजी की गद्दी को मत्था टेक रहे थे। तो आप ये सब लोग मानते हैं कि गुरुजी वहां पे हाजिर थे, तो ठीक है, मैंने मत्था टेक लिया, गुड इनफ। तो हम कहें लंगर खा लो आप, तो कहें नहीं, मैंने कह दिया, घर पे फोन कर दिया, सेवादार मेरा खाना हॉट केस में रखेगा और मैं घर जाके खाऊंगा। अब ये बात हो रही है, हमने कहा चलो हम इजाजत ले लें गुरुजी से। हम हाथ धोने आए थे लंगर के बाद, तो इनसे कहा, कहते नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने मत्था टेक दिया। So by then I think he had had enough. He was a bit irritated. तो हम अंदर आए, तो जैसे ही मत्था टेका तो गुरुजी कहते हैं किथे जरनैल। गुरुजी की आदत थी, वो खुद सवाल करते थे और खुद ही जवाब दे दिया करते थे। तो कहते हैं किथे जरनैल, बाहर है, बुलाओ उन्हें। तो he was summoned, my niece went, तो अंकल आपको बुला रहे हैं, दादाजी आपको बुला रहे हैं। तो एमपी ने सोचा, मेरे हस्बैंड ने सोचा कि जरूर मेरी वाइफ, ये इसका काम है जो मेरे को अंदर बुलाया जा रहा है। अंदर आए, आते ही जैसे आ रहे थे और गुरुजी मेरी तरफ देखते, हम ये फोर्थ फिफ्थ क्यू में थे, तो फोर्थ फिफ्थ थे, ये पीछे थे। तो इनको देखते ही गुरुजी इनकी तरफ देखते हैं, मेरी तरफ देखते हैं और इशारा करते हैं कि ले आ गया तेरा हस्बैंड। तो जैसे आए, इन्होंने मत्था टेका, तो बोलते हैं आमद कौर। तो कहते जी, तो कहते ईगो बहुत है। आमद कौर आर्मी में वो लोग होते हैं जो टैंक्स के साथ डील करते हैं, दे फाइट विद टैंक्स। तो गुरुजी कहते हैं ईगो बहुत है, चुप रहे ये। तो फिर गुरुजी अपनी तरफ से, इनकी जरा टेस्टिंग हो रही थी, आपको पता है गुरुजी तो टेस्ट भी करते थे। तो फिर इनको कहते हैं ओ यार, संधू संधू ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮਰਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। अब जट सिख को मरासी बुलाया जाए तो anyway good sense prevailed, he still kept quiet। तो लोग हंस पड़े। तो फिर कहते हैं चलो बैठो ना। फिर कहते हैं सिद्धूस, कुडम्स, सेक्टर 16, ट्विंस। अब गुरुजी ने कुछ सेकंड्स में इनको ये बता दिया, इनकी सारा कुछ बता दिया कि आपके जो समधी हैं वो सिद्धू हैं, वो सेक्टर 16 में है, और आपका जवाई और उसका भाई दोनों ट्विंस हैं। अब ये बात सुन के भी हमारे सर के ऊपर से निकल गई कि ये हो सकता है अंकल आंटी ने बताया हो या कुछ, पर नहीं, ऐसा नहीं था। किसी ने उनको, बल्कि कहाँ गुरुजी से इतनी लंबी चौड़ी बात कहाँ होती थी। तो एनीवे हम बैठे और बस उस दिन से फिर हम गुरुजी के चरणों में, बल्कि अभी भी हम थोड़ी आनाकानी करते थे आने में। तो देखिए, माय सन समर, वो भी गुरुजी के पास हो आया था। तो हमको गुरुजी ने कहा आते रहा करो। तो हम फिर जैसे पहले लाइफ गुजर रही थी, बिजी इन आवर ओन लाइफ। तो मेरा बेटा जो तब 20-21 साल का रहा होगा, तो कहता कि आपको जब गुरुजी ने कहा है आया करो, तो आप चाहते क्यों नहीं। सो वो हमको थोड़ा सा जब झटका सा लगा कि देखो ये यंग बच्चा बोल रहा है कि अच्छी जगह है, गुरु महाराज पहुंचे हुए हैं। तब तक तो हमको खाली इतना ही मालूम था कि महापुरुष है, तो जाया करो। तो फिर हम रेगुलरली जाने लगे, और जब जाने लगे फिर भी आपको मालूम है इफ्स एंड बट्स होते थे। गुरुजी तो कहते थे कि अपने इफ्स एंड बट्स बाहर जूतों के पास छोड़ के आया करो, अपना दिमाग वहां छोड़ के आया करो।
लॉजिकल माइंड वहां छोड़ के आया करो। लेकिन नहीं बाज आते ना, वो तो चलता था। तो शुरू में जब हम जानने लगे तो खुशबू भी आती थी, लेकिन वो बात समझ में नहीं आती थी। हम सोचते थे कोई अगरबत्ती लगाई। गुरुजी जब अंदर जाते थे और अपना चोला पहन के आते थे और फिर संगत के बीच में से होते हुए आते थे, तब भी बहुत खुशबू आती थी। फिर हमारी समझ से बाहर था। हम सोचते थे कोई परफ्यूम है या कोई अगरबत्ती है। गुरुजी निकलते थे तो लगता था परफ्यूम है। तो खुशबू वाली बात भी हमारी समझ में नहीं आती थी। नए नए जाना शुरू हुए थे, वापस आते थे, अपने कपड़ों में से भी खुशबू आती थी, वही जो गुरुजी की खुशबू होती है, दुपट्टे में से आती थी। तो जब घर गए तो मैंने अपने फादर से बात की। हमने कहा डैडी गुरुजी के पास जाते हैं, लोग बताते हैं कि बहुत पहुंचे हुए हैं, और हम सत्संग भी वहां पे सुनते हैं लोगों के। गुरुजी खड़े करके लोगों को सत्संग सुनवाया करते थे। तो सत्संग सुनते हैं तो बहुत हीलिंग्स होती हैं, बहुत पहुंचे हुए लगते हैं, लेकिन वो खुशबू वाली बात समझ में नहीं आती। लोग कहते हैं कि इनके पास से खुशबू आती है, तो ये कैसे पॉसिबल। तो फिर मेरे फादर ने हमको, जब कोई अथॉरिटी फिगर बताता है तो शायद ये भी गुरुजी का ही हुक्म रहा होगा उनके लिए, हमको ये कहानी सुनाने के लिए। वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो कहते, मेरे फादर ने बताया, कहते बेटा, जो बहुत पहुंचे हुए स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उनके जिस्म से खुशबू आती है। उनके ये परमात्मा की तरफ से देन होती है। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई। कहते ये सही बात है कि एक दफा एक बहुत गरीब आदमी था और वो, उसकी बेटी की शादी थी। वो इतना गरीब था, शादी के दिन पास आ रहे थे और उसको ये था कि मैं कैसे लड़की की शादी करूंगा। तो उसने सोचा मैं औलिया निजामुद्दीन औलिया के पास जाता हूँ, वो मेरे मुर्शद हैं, वो मेरी मदद करेंगे। तो वो चल के दूर गया और पहुंचा वहां और उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरे मुर्शिद, मेरी बेटी की शादी है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने उतार के अपने पुराने जूते जो थे उसके हवाले कर दिए। अब वो बड़ा परेशान हुआ कि मैं तो मदद मांगने आया हूँ और इन्होंने मेरे को उतार के अपने पुराने जूते दे दिए हैं, अब इनसे मैं क्या करूंगा। पर क्योंकि उनकी इज्जत करता था तो जूते उठाए, अपने कपड़े में बांधे और वापस चल पड़ा। रास्ते में एक सराय में ठहरा, गरीब था तो किसी तबेले वबेले में ही लेट गया बेचारा। तो उस सराय में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया, जिसके ऊंट लदे हुए थे बहुत सारा कीमती सामान के साथ। और वो जब उस सराय में रहने आया तो उसको खुशबू आए अपने मुर्शिद की, अ, निजामुद्दीन औलिया की। तो वो पहचान गया कि ये तो मेरे मुर्शिद की खुशबू है। तो उसने लोगों से पूछा कि क्या मुर्शिद यहाँ है। तो लोगों ने कहा नहीं जी, यहाँ तो कोई नहीं आया। पर उसको बराबर खुशबू आ रही थी। तो वो एक एक कमरे में घूमता हुआ गया और जब वो तबेले के पास पहुंचा तो उसको वो गरीब आदमी से खुशबू आए। तो कहता, आप क्या मेरे मुर्शिद से मिलके आए हो, आप निजामुद्दीन औलिया से मिलके आए हो। तो उसने कहा हाँ जी, मैं मिलके तो आया हूँ, पर बड़ा मायूस होके आया हूँ, क्योंकि मैं तो उनसे मदद मांगने गया था, मेरी बेटी की शादी है, लेकिन उन्होंने तो मेरे को ये जूते ही दे दिए। अब देखिए, जिसको इस चीज की कदर हो, जिसको इस चीज की पहचान हो, है ना, तो वो कहता है कि देखो भाई, तुम मुझे ये जोड़े दे दो और मेरे बाहर ऊंट लदे हुए खड़े हैं, तुमको जो चाहिए,
जो कीमती कपड़ा, जो गहना, जो सामान चाहिए तुम ले जाओ। तो ये बात जब डैडी ने बताई तो बात समझ में आई कि वाकई जो बहुत स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं, जो गॉडली होते हैं, ये उनके पास से ये खुशबू आती है। और फिर तो वो एक्सपीरियंस होने लगे जब हमको भी ऐसा होता था कि एक जने को आ रही है और पास बैठे वाले को नहीं आ रही। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि एमपी मेरे हस्बैंड को नहीं आती थी, मुझे आती थी, हमारे बेटे को आती थी और घर पे भी आती थी। तो बड़ी देर तक इनको नहीं महसूस हुई। फिर कुछ 1-2 महीने के बाद जब हम यहाँ चंडीगढ़, यहाँ जीरकपुर आ गए, तो ये सो रहे थे रात को, एकदम से इनके कमरे में इनके पिलो से बहुत जबरदस्त खुशबू आने लगी। इतनी कि इनकी जाग खुल गई और पिलो में से खुशबू आए गुरुजी की। तो इन्होंने मुझे बुलाया, कहते देखो यही है खुशबू। अब मुझे सच्ची बात है, तब तो मैंने इनको नहीं बताया बिकॉज आई डिडंट वांट हिम टू बी डिसअपॉइंटेड। मुझे खुशबू नहीं आई, लेकिन मैंने सिर हिला दिया कि हाँ, हाँ यही है। तो ऐसा होता था कि जिसको गुरुजी ने जिसके ऊपर मेहर करनी है उसको खुशबू आती थी और दूसरे को नहीं आती थी। ये कितनी दफा हमने एक्सपीरियंस करा गुरुजी के पास बैठे हुए भी, गुरुजी की प्रेजेंस में भी, कि किसी को एकदम से विफ जबरदस्त आती है और दूसरे को नहीं आती। तो गुरुजी की तो मेहरबानियां इतनी ज्यादा जिंदगी में हुई और इतने हम गुरुजी के शुक्रगुजार हैं और इतने ग्रेटफुल हैं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तो गुरुजी ने थोड़ा टाइम तो लगाया, लेकिन हमको अपने चरणों में बुलाया। उसके लिए हम तहे दिल से गुरुजी के शुक्रगुजार हमेशा। तो जो संगत गुरुजी को तब नहीं मिल पाई, फॉर देयर बेनिफिट मैं एम्पायर एस्टेट का थोड़ा सा बताती हूँ कि कॉलोनी है एम्पायर एस्टेट, वाइंडिंग सी रोड जाती थी, गाड़ियां बाहर खड़ी कर दी जाती थी। जो गुरुजी की संगत होती थी कॉलोनी से बाहर पार्किंग एरिया में, तो चल के फिर हम लोग गुरुजी के जो घर था उसमें पहुंचते थे। तो बड़ी वाइंडिंग सी रोड थी, बड़ी खूबसूरत सी कॉलोनी थी और रात को बड़ा अच्छा लगता था। और ऐसा होता था कि कई बार तो गुरुजी हमको गेट पे ही रिसीव कर लिया करते थे अपनी खुशबू के साथ। तो बस वहीं से कदम तेज हो जाते थे, चलते हुए आते थे और कोशिश ये होती थी कि गुरुजी के दरबार में आने से पहले हम वहां पहुंच जाएं। और वरांडा होता था, जब तक दरवाजा नहीं खुलता था उसमें बैठ जाया करते थे। जैसे ही दरवाजा खुलता था तो गुरुजी ज्यादातर उस टाइम अपने किचन के सामने एक साइड बोर्ड हुआ करता था, उसके ऊपर बैठे होते थे। गुरुजी ने पैंट शर्ट या टी शर्ट और पैंट्स और वॉकिंग शूज या स्पोर्ट्स शूज पहने होते थे और कई बार पालती मार के कभी उनकी टांगे लटक रही होती थी तो वहां बैठे होते थे। जैसे संगत अंदर आती थी तो उन सबसे इनफॉर्मल बातचीत सी करते थे सबके साथ, किसी से कुछ पूछते थे, कुछ बताते थे और सब लोग फिर अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते थे। तो फिर गुरुजी अंदर जाते थे, अपना चोला पहनते थे और फिर जब तक हॉल भर जाता था तो थ्रू द संगत गुरुजी यूं ग्लाइड सही करते हुए आ जाते थे और अपने आ, गद्दी पे विराजमान हो जाते थे। कीर्तन तो चल ही रहे होते थे। कीर्तन जो बहुत ही खूबसूरत होते थे और इतने गुरुजी के चोजन शब्द होते थे, हैंड पिक्ड बाय गुरुजी हिमसेल्फ। ये भी हमको बाद में मालूम हुआ
तो वो चल रहे होते थे और वो शब्द जो होते थे उन्हीं में आपको सवालों के जवाब मिलते थे, उन्हीं से आपकी रूह को शांति मिलती थी। वो गुरुजी की वाइब्रेशंस इतनी खूबसूरत और माहौल इतना अच्छा होता था और इतना डिसिप्लिन्ड होता था। ये हैरानी की बात है कि कभी किसी की नज़र किसी की तरफ नहीं जाती थी। फोकल पॉइंट हमारे गुरुजी हुआ करते थे। या तो लोग अपने दुनिया में ध्यान लगा के अपने अंदर पहुंचे होते थे या फिर वो गुरुजी को ही निहार रहे होते थे। तो बहुत ही अच्छा माहौल होता था और चाय प्रसाद शुरू हो जाता था थोड़ी देर में, तो सबको चाय प्रसाद जो जिसके ऊपर गुरुजी मेहरबान होते थे उसको एक से ज्यादा बार भी मिल जाता था। तो उस टाइम हालांकि संगत सब किस्म की होती थी, लेकिन किसी का ध्यान किसी की तरफ नहीं जाता था, ना किसी से बातचीत होती थी, ना कोई डिस्कशन होती थी। हाँ, अगर गुरुजी चाहें तो कई बार लंगर से पहले कई बार तो किसी को खड़े होके सत्संग करने को बोल दिया करते थे। कभी वहीं अपने पास बैठे बैठे ही किसी को बोल देते थे, जैसे किसी को बोला कि हमको सत्संग सुना, तो वहीं पे वो गुरुजी के चरणों में ही बैठ के धीरे धीरे हमको सत्संग सुनाने लगते थे। या हमको कभी बोल दिया या किसी को भी किसी को खड़े होके बोलने को कह देते थे और साथ ही ये भी कहते थे शॉर्ट में सुनाओ, शॉर्ट में सुनाओ। तो ऐ- ऐसे हम लोग उस टाइम सत्संग सुनते थे और कई बार मुझे यूं याद आता है कि मुझे यही टेंशन रहती थी कि गुरुजी मुझे ना कह दें, क्योंकि मुझे तो सत्संग नहीं करना आता और वाकई नहीं आता था और समझ में नहीं आता था कि गुरुजी की प्रेजेंस में खड़े होके बोलेंगे क्या। अब गुरुजी की प्रेजेंस तो आज भी है और हमेशा होती है। और आपने नोटिस किया, किसी का भी आप सत्संग सुने, आई एम श्योर सब संगत ने बहुत से सत्संग सुने, बहुत पढ़े लिखे लोगों के सुने, बहुत किस्म के लोगों के, चाहे वो किसी भी आ, उससे है। लेकिन आप एक चीज कॉमन है कि क्या मजाल है कोई घबराता हो, कोई अच्छे से सत्संग ना कर पाता हो। सबके सत्संग इतने खूबसूरत होते हैं, चाहे वो जिस भी जबान में हो, चाहे वो अंग्रेजी में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे पंजाबी में हो, चाहे तीनों जबानों में हो। लेकिन कभी किसी को फॉल्टर करते नहीं देखा। ये गुरुजी की मेहर है, ये इसमें काबिलियत हमारी नहीं है, किसी की भी नहीं है। ये जो शक्ति देते हैं गुरुजी अपना गुणगान करने की, ये भी वही देते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि इसमें भी, और गुरुजी तो कहते थे जो सुने उसका भी कल्याण, जो करे उसका भी कल्याण। तो ऐसे गुरुजी बिठा के सत्संग करवाया करते थे और मुझे याद है पूरा इंटरेस्ट गुरुजी का उस टाइम उस बोलने वाले में होता था और बीच बीच में सिर हिलाते थे और फिर कहते थे वेख्या इत्थे प्रैक्टिकल हुंदा है, सब प्रैक्टिकल हुंदा है, एहो जे प्रैक्टिकल गुरु दसो कित्थों लभोगे। सो गुरुजी पूरे इंटरेस्ट से सुनते थे एंड आई एम श्योर ही वाज ब्लेसिंग, ही ब्लेसिंग तो उनकी सारा टाइम रहती थी। तो ये वहां का माहौल होता था। उसके बाद फिर लंगर जब शुरू होता था तो अपने आप संगत क्वाइटली, कोई हफड़ा दफड़ी नहीं, अपने आप उठ के कुछ संगत बाहर चली जाती थी। जो वहां होती थी बड़ी डिसिप्लिन के साथ वो आमने सामने बैठ जाते थे। और आपको मालूम है गुरुजी का जो लंगर है 4 लोग एक साथ बैठते थे। अब वो 4 लोग कोई भी हो सकते हैं। ये गुरुजी की सबसे अच्छी बात थी कि वो लेसन ही तो सिखाने आए थे हमको, सब किस्म के लेसन सिखाते थे कि इस दरबार में कोई ना ऊंचा है ना नीचा है, सब बराबर। तो 4 लोग
हमेशा इकट्ठे बैठ के लंगर किया करते थे। उसके बाद बाहर हाथ धोने चले जाते थे। वहां किसी से थोड़ी बहुत बात हुई तो हुई, और वो भी कम से कम, क्योंकि हर एक को ये होता था कि वापस आए और गुरुजी के शरण में बैठे। तो आके बैठ जाया करते थे, फिर गुरुजी की मौज होती थी। अच्छा, गुरुजी हमेशा पूरी संगत को लंगर करवा के और उसके बाद वो फिर अपने कमरे में जाते थे जहां वो लंगर खाते थे। कभी गुरुजी को हमने संगत से पहले लंगर करते हुए नहीं देखा। हाँ, उनके लिए कुछ ग्लास में आया करता था, जो ग्लास कवर्ड होता था, तो वो गुरुजी के लिए आता था। और कभी, नॉट ऑलवेज, तो वो क्या था क्या नहीं था, हमने ना तो क्यूरोसिटी होती थी। हाँ, कभी कभी वो गुरुजी किसी ना किसी को जिस पे मेहरबान हो उसको दे दिया करते थे। तो ऐसे भी मेहरबानियां होती थी गुरुजी के, तो आपको पता है ब्लेस करने के कितने सारे तरीके थे, है ना। तो गुरुजी ने आपको अपने कदमों में बुला लिया, अपने दरबार में बुला लिया, तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग हो गई। उनकी नजर आपके ऊपर पड़ गई तो आपकी ब्लेसिंग हो गई। लंगर और चाय प्रसाद तो उनकी ब्लेसिंग्स होती ही थी। कितने लोगों को हमने लंगर खा के और हील होते देखा, चाय प्रसाद पी के हील होते देखा। जिसको डायबिटीज होती थी उसको पता नहीं कितनी कितनी मीठा खिला देते थे। जिसके स्टमक प्रॉब्लम्स हैं या अल्सर्स हैं, उसको कितनी कितनी मिर्ची खिला दिया करते थे। और ये प्रोबेबली गुरुजी का थोड़ा टेस्ट करने का भी होता था कि ये कितने भरोसे से मेरा लंगर ग्रहण करते हैं। और जो करते थे फिर वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी ले जाते थे। तो कई दफा तो गुरुजी दूर रख के भी आपको ब्लेस करते थे। कई कितनी संगत को हमने सुना कि उनको 5 साल के लिए हुक्म हुआ कि आप नहीं आओगे, आप मेरे दर्शन भी नहीं करोगे, आप मेरा स्वरूप भी नहीं रखोगे। तो आप सोच सकते हो कितना उनके लिए मुश्किल रहा होगा। पर वो संगत इतने भरोसे से और इतने लगन से गुरुजी का वो हुक्म भी मानती थी, जिसमें उनको तकलीफ थी कि गुरुजी के दर्शन भी ना हो। गुरुजी कभी कभी डांट के भी आपके ऊपर कल्याण कर जाते थे। कई दफा किसी के ऊपर इतनी जोर से चिल्लाते थे, और फिर दूसरी संगत से या सेवादारों से पता चलता था कि ये भी गुरुजी का ब्लेस करने का तरीका है। वो आपको नहीं डांट रहे, वो जो आपके अंदर अहंकार है या तकलीफ है या कोई डिजीज है, ये उसको डांट के, और या फिर कोई गलत चीज है जो आपके अंदर, उसको निकाल रहे हैं, उसको डांट रहे हैं। कई दफा गुरुजी सेवा दे के भी आपको ब्लेस कर देते थे। कुछ ना कुछ खुद बोलते थे कि चलो जाओ, ये सेवा तुम्हारे लिए। तो वो भी गुरुजी का एक ब्लेस करने का तरीका था। और कई लोगों को तो सुला के भी वो सही कर देते थे। और वो उनको कुछ खाने को दिया या कुछ पीने को दिया और फिर कहते थे ये अब सोएगा, इसको ले जाओ, इसको उठाना नहीं, जितनी देर अपने आप सोता रहता है इसको सोने दो। और सो के उठते थे तो उसकी प्रॉब्लम गायब होती थी। कितने सत्संग सुने हमने और कितने लोगों के बारे में देखा ये वहां पे। और मैं ब्लेसिंग्स बता रही हूँ कि गुरुजी के कितने तरीके होते थे संगत को ब्लेस करने के। ड्रीम्स में आ जाते थे। ड्रीम्स में उनका ड्रीम में आना एक्चुअल विजिट होती थी। सो कितनी दफा होता था कि गुरुजी ड्रीम में आके कुछ बता जाते थे। और कई दफा ऐसा भी होता था कि आए हैं ड्रीम में लेकिन कुछ याद नहीं कि क्या कह गए, वो किस लेवल पे क्या कह गए, क्या उस सब कॉन्शियस लेवल पे आपका क्या दूर कर गए, क्या प्रॉब्लम हटा गए, क्या कर्म दूर कर गए, वो वही जाने। गुरुजी की बातें तो हमारी समझ से बाहर है ना। तो बस ये गुरुजी के, हाँ, और आपको मालूम है गुरुजी जब पाँव प्रेस करने के लिए सेवा दे देते थे तो वो तो फिर बहुत ही हम अपने आप को ब्लेस्ड
महसूस करते थे। मुझे ये मौका सिर्फ एक दफा मिला और इतनी खुशकिस्मती थी मेरी जो ये मिला। उसका भी एक सत्संग है, मैं बता देती हूँ कि जब गुरुजी को देखते थे कि जो भी लोग आगे बैठे होते थे वो गुरुजी के पांव दबा रहे होते, तो हमने ध्यान नहीं दिया कि गुरुजी ने उनको कहा या वो खुद दबा रहे हैं। ये हमारी समझ से बाहर था। पर हाँ, कुछ आपको मालूम है, सब तरह के लोग होते हैं। कुछ इस बारे में गलत बात भी करते थे कि आ, गुरुजी औरतों से पाँव क्यों दबाते हैं, कंधे दबाते हैं। तो थोड़ा सा ये बात दिमाग में रही थी। एंड कमिंग फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली, मुझे यही था कि ये मुझे ना कभी कहें। अब ये ये नहीं मालूम कि गुरुजी अपने कंफर्ट के लिए पाँव नहीं दबाते। वो पता नहीं आपकी क्या बीमारी और क्या आपके नेगेटिविटी या क्या आपके बुरे कर्म दूर कर रहे हैं। गुरुजी आपको अपने आप को छूने भी दें तो आपकी कितनी बड़ी खुशकिस्मती है। और एक दफा हम गए तो सेवादार बहुत थोड़ी जगह थी, तो मुझे उधर गुरुजी के बिल्कुल पास चरणों में ही बैठने को बोला, तो मैं वहां बैठ गई। तो मुझे ये कि अब कहीं गुरुजी मुझे तो नहीं कहेंगे पाँव दबाने के लिए। और बहुत इस बात की मेरे को स्ट्रेस था। और मैं आंखें बंद करके नीचे मुंह करके खाली यही कहे जा रही हूँ कि गुरुजी प्लीज मुझे मत कहिएगा पैर दबाने के लिए, प्लीज। आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, बट प्लीज डोंट आस्क मी टू प्रेस योर फीट। अब गुरुजी तो जानी जाना, आप जानते हो, उनको तो सब पता होता था। तो नहीं, गुरुजी ने नहीं कहा। अब जब कुछ में ये शुरू की बात थी। अब जब रियलाइजेशन हुई कि गुरुजी के पाँव दबाना आपके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, तो फिर सोचा करेंगे कभी हमको भी मौका मिलेगा। तो मुझे याद है मेरा बर्थडे की थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, 20th या 21st। तो आपको पता है आज से 70 साल पहले कौन याद रखता था। तो वो मुझे बताया गया था कि 21 अक्टूबर को मेरा बर्थडे। तो 21 को मेरे बर्थडे के दिन मैं सोचूं गुरु जी आज तो आपके चरणों में बैठे हैं, आज तो पाँव दबाने दो, आज तो गिफ्ट देना बनता है आपका। तो ये बात कई दफा दिमाग में आई और आपको पता है, बच्चे बन जाते हैं हम फिर। तो कई दफा ये मैं सोचती रही कि गुरुजी आज तो मौका दो। नहीं जी, कुछ नहीं हुआ। लंगर खाया, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली और घर चले गए। अगले दिन 22nd थी, तो फिर वही दिमाग शरारती होता, आपको पता। तो मैंने कहा कि गुरुजी बर्थडे तो आज भी हो सकता है। एंड देन सडनली इट डॉन्ड ऑन मी कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर हम इस लायक बनेंगे, जब बनेंगे तो जरूर गुरुजी मौका भी देंगे। और ना भी दें तो उनकी रजा है, इसमें आप क्या कर सकते हो। क्यों क्यों बच्चों के जैसे जिद कर रहे हो। तो मैंने फिर गुरुजी से माफी मांगी, बिल्कुल अपने सच्चे दिल से माफी मांगी कि गुरुजी आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग अ न्यूसेंस। और देखिए अब हम सबका दिमाग कैसे चल रहा होता था वहां बैठे कि मांग ही रहे हैं कुछ ना कुछ, चाहे और कुछ ना मांगे, ये भी तो मांगना ही है ना कि गुरुजी पाँव दबाने दो। तो जब माफी मांग ली, लंगर खाया, हमें गुरुजी का हुक्म होता था कि हम चारों दिन आए। तो बड़ी मेहर थी गुरुजी की, हमको थर्सडे टू संडे हम चारों दिन गुरुजी के चरणों में होते थे। तो जब लंगर हो गया, बहुत सारी संगत चली गई और गुरुजी हमको बिठा लेते थे बड़ी लेट तक। हमें मौका देते थे अपनी, वी वर ब्लेस्ड कि वो हमें बिठाए रखते थे।
कुछ संगत पीछे रह जाती थी, 10-12 लोग, तो वो बैठे रहते थे, कभी कोई कभी कोई। तो उस दिन भी गुरुजी अपना कहीं बाहर निकल गए, वहां से आए, आके गुरुजी ने अपने सिंहासन से एक कुशन उठाया, सामने वाली दीवार पे के साथ फेंका, बैठ गए और लेग्स आगे करी और कहते चलो फिर संधू आंटी आओ फिर सेवा करो। तो दैट वाज द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट दैट आई कुड हैव गॉट फ्रॉम गुरुजी। और बड़ी देर तक मैंने गुरुजी के पांव दबाए और बहुत अच्छा लगा। तो कितनी देर तक गुरुजी की खुशबू हाथों से आती रही और सबने वो फ्रेग्रेंस एंजॉय करी। एंड दैट वाज सच अ ब्लेस्ड डे फॉर मी। और जब चाय प्रसाद आई तो मैंने कहा नहीं, आज तो मुझे मेरा प्रसाद मिल गया। मैंने पहली दफा चाय प्रसाद रिफ्यूज किया। फिर जब और कुछ देर के बाद, काफी देर बाद प्रसाद आया, कड़ा प्रसाद, तो फिर गुरुजी कहते हैं चलो फिर सुनो आंटी खाओ प्रसाद। सो दैट वाज गुरुजी's ग्रेस। और फिर गुरुजी ने ये भी कहा कि चल संधू आंटी, आज तेरा 10,000 अखंड पाठ के बराबर हो गया। तो इतनी ब्लेस्ड हूं मैं कि गुरुजी के मुंह से ये शब्द निकले। और पता नहीं क्या कुछ गुरुजी ने हमारा कल्याण कर दिया उस दिन। तो थैंक यू गुरुजी। कांट थैंक यू इनफ गुरुजी, एक्चुअली वी कांट थैंक यू इनफ। तो ऐसे मेहरबानियां होती थी गुरुजी की बहुत बहुत। हीलिंग्स का तो मैं बताती रहती हूँ। मेनियस डिजीज था मेरे को, जो इनर ईयर में प्रॉब्लम होती है, फ्लूइड ज्यादा होने से वर्टिगो होता है। वो मुझे 18 साल से था, जो बहुत तकलीफ में रहती थी, बहुत ज्यादा चक्कर वक्कर आते थे। तो जब अटैक होता था तो और भी ज्यादा जबरदस्त हो जाता था। और जो 6-7 दिन रहता था, फिर धीरे 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 ठीक तो बिल्कुल सही तो कभी भी नहीं होता था, वो हमेशा ही चक्कर वाला सिलसिला चलता ही रहता था। तो इस दफा जब शुरू हुआ, हमें आते हुए गुरुजी के पास 1-1.5 महीना हुआ होगा, वो शुरू हुआ। तो एक होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो थोड़ा सा उससे फर्क पड़ता था, कंप्लीटली हील तो वो नहीं करती थी। हील तो कहते हैं कि होता ही नहीं है, मेनियस आपका उम्र के साथ बढ़ता चला जाता है और प्रोग्रेसिव होता है और इनक्योरेबल होता है। तो वो होम्योपैथिक से जरा थोड़ा सा मुझे महसूस होता था कि हफ्ता 10 दिन के बाद वो अटैक जो है कम हो जाता था। तो इस दफा जब अटैक शुरू हुआ तो मैंने तो तब तक तो हमने कहा अब हमारे डॉक्टर गुरुजी अब हमने दवाइयां क्यों खानी है। मैंने तो उठा के फेंक दी दवाई और चुपचाप गुरुजी से अरदास करी घर पे, गुरुजी अब मेरे डॉक्टर आप, मैंने नहीं दवाई खानी। इतना कहने की देर जी, तो गुरुजी ने तो घुमाया ऐसा, इतना जबरदस्त अटैक हो गया। और जो 6-7-8 दिन मैक्सिमम रहता था, वो तो 15 दिन तक गुरुजी ने ऐसा नींबू की तरह निचोड़ा मेरे को, बिल्कुल जबरदस्त अटैक। और मेरे हस्बैंड मेरे को डांटे कि तुम खा लो दवाई और ला देता हूँ। मैंने कहा नहीं, अब गुरुजी हील करें तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं। और 15-16 डे या 17 डे मुझे याद नहीं। आ, हाँ, बीच में मुझे एक दिन गुरुजी का ड्रीम आता है कि गुरुजी मिरर है, एक मिरर, लंबा, टॉल, लाइफ साइज, रेक्टेंगुलर। और उसमें पहले तो मेरे को गुरुजी की शक्ल नजर आई, फिर वो पूरे के पूरे
पूरे गुरुजी चोला पहन के खड़े हैं, रेड कलर का, और मेरी तरफ देख रहे हैं। और फिर गुरुजी अपना हाथ जो है, हथेली अपने सिर के पीछे रखते हैं थोड़ी दूर, और गोल घुमाते हैं उसको। बस ये ड्रीम मुझे आज भी इतनी क्लियरली याद है। दैट वाज इट। अब ये ड्रीम किस दिन आता है मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे ये याद है कि 15-16 डे जब मैं आंख खुली, तो मैं इतना डरते हुए सिर हिलाती थी, क्योंकि जरा सा सिर हिलाते ही पूरी दुनिया मेरी घूमने लगती थी, और बस वो चक्रों का सिलसिला दिन रात चलता था। तो जैसे मेरी आंख खुली, मैंने देखा सब आवाज, कान में कुछ नहीं, सिर में कोई चक्कर नहीं, और बस वो दिन है, और आज है। गुरुजी ने वो मेरी जिंदगी से बाहर कर दिया, और इट इज आउट ऑफ माई लाइफ। फिर कभी कभी मुझे यूं लगे कि 6 महीने बाद या साल बाद कहीं एक दिन थोड़े थोड़े चक्कर आते हैं, तो ये सिलसिला चलता रहा। और वो भी मेरे को इतना इतना माइल्ड होता था कि आई डिडंट बॉदर मी। मैंने कहा, सब कहते हैं ना कि गुरुजी 90% अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% तो लेना बनता है, तो शायद वही है। कोई बात नहीं गुरुजी, वो भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं गुरुजी, तो बहुत माइल्ड है, तो कुछ भी नहीं है, तो मैं खुशी खुशी बर्दाश्त करती हूँ। तो वो कभी कभी होता था। तो finally, during or after COVID, my daughter-in-law says कि मामा अब तो मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गई, आप क्या तो इसका इलाज नहीं हो सकता, वो चलो आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास गए हम। उसने मेरे को सबसे पहले तो ये पूछा, कहता है कि आप कह रहे हो आपको मेनियस है। मैंने कहा हाँ। तो कहते कि कब से है, तो मैंने बताया तब तक 22-23 में गई हूँ, और गुरुजी के पास जाने से 18 साल पहले से मुझको था। अब हिसाब किताब मुझे नहीं आता, आप कर लीजिए कितने साल हुए। और टू मच फॉर माई लिटिल माइंड टू कैलकुलेट। तो कहता फिर आप कितनी देर के बाद डॉक्टर के पास आए हो। मैंने कहा 2003 के बाद तो मैं डॉक्टर के पास गई नहीं। तो ही सेड यू आर कमिंग इन 2023, यू मीन यू हैव नेवर बीन टू अ डॉक्टर। मैंने कहा नहीं। कहता आर यू श्योर यू हैव मेनी इयर्स। आई सेड कंफर्म्ड, absolutely confirmed by so many doctors, not one. All the tests showed it was mania. कहता पहली बात तो यही मिरेकल है, क्योंकि जिसको मेनियस होता है वो तो 6 महीने भी नहीं निकालता और मेरे पास पहुंचे होते हैं। क्योंकि ये तो ज्यादा से ज्यादा आप 6 महीने तक अटैक नहीं होगा, फिर होगा और फिर होएगा, फिर होएगा, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है होता ही रहता है। फिर उसने मेरे को लेटा के उठा के टेढ़ा करो, इधर से इधर इधर सब कुछ कर लिया, और जब वो करे मेरे को कोई चक्कर ना आए। तो कहता आपका तो मेनियस है ही नहीं। और गुरुजी ने, मैं अब उसको क्या बताऊं कि डॉक्टरों के डॉक्टर का इलाज हुआ है भाई। ये मेनियस कहाँ छोड़ेंगे गुरुजी ने जब हील कर दिया। और देखिए मैंने कभी उनसे कहा भी नहीं कि गुरुजी मेरे को ये प्रॉब्लम। तो गुरुजी के तो बताने की जरूरत नहीं होती थी, वो जानी जान थे। बस आपको सिर्फ उनके ऊपर भरोसा करना होता था। कोशिश करते थे कि कुछ भी ना मांगे, और इसलिए भी ना मांगे कि पता था कि गुरुजी सब कुछ अपने ऊपर लेते हैं। बहुत दफा हम सेवादारों से सुनते थे कि गुरुजी खून की उल्टियां करते हैं जब बड़ी हीलिंग करते हैं। पता नहीं कितने कितने लोगों का उन्होंने कल्याण किया, कितनी कितनी बीमारियां हमने सामने देखी, और उन लोगों के एक्सपीरियंस वहीं गुरुजी के प्रेजेंस में सुने, जिनके कैंसर्स दूर, जिनके हार्ट प्रॉब्लम्स दूर, जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स गायब, करियर्स की प्रॉब्लम, फैमिलीज में कलेश की प्रॉब्लम, पता नहीं क्या क्या
कुछ दूर नहीं किया लोगों की प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, बिजनेस, क्या क्या गुरुजी नहीं करते थे, बस वो कल्याण ही तो करने में रहते थे सबका। और हम इतने नाशुक्रे होते थे कि फिर कोई और फरमाइश लेके पहुंच जाते थे। तो चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, होती तो फरमाइश थी ना गुरुजी के आगे। एक दफा हम दिल्ली गए, तब तक हम यहाँ आ गए थे जीरकपुर, रिटायर हो गए थे मेरे हस्बैंड। सो हम लोग यहाँ आ गए थे सिल्वर सिटी। और गुरुजी का फिर भी हुक्म था कि जब भी आओ 4 दिन के लिए आओ। तो हम गए और हम फ्रेंड्स के पास रह रहे थे, और उन्हीं की कार लेके हम गुरुजी के पास आए। और उनकी कार में छोटा सा गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। उन दिनों में गुरुजी के छोटा सा स्वरूप मिलता था जिसके ऊपर लेमिनेटेड होता था और क्लिप सा लगा होता था। तो वो हमको कार में लगा था। और जैसे ही हम आए, अभी गुरुजी आए भी नहीं थे, तो सेवादार ने बोला जी पुरानी संगत ऊपर। तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा कि गुरुजी के तो दर्शन भी नहीं हुए, और ऊपर गुरुजी नजर भी नहीं आएंगे। चले गए ऊपर। अब ऊपर बैठे ना तो गुरुजी नजर आए, ना उनकी कोई बात सुनाई दे, ना बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। अब वही यू नो ग्रीडी पिगीज गुरुजी सामने नजर आने चाहिए, और जरा भी अच्छा नहीं लगे। तो मैंने तो सोचा ये गुरुजी अच्छी बात, इतनी देर के बाद, महीने के बाद आए हैं, और आप बस सिर्फ माथा टेकने के लिए नीचे आएंगे आपको। तो जी वही कुछ हुआ, और लंगर खाया और फिर चले गए। अगले दिन जब आए, मैं तो सारे रास्ते गुरुजी से झगड़ा करती आई स्वरूप के साथ कि ये क्या बात हुई गुरुजी, मैंने नहीं ऊपर बैठना। और जैसे आके गुरुजी के चरणों में माथा निवाया, तो कहते हैं जा फिर चल बह जाओ थे, यू नो, एज इफ ही वाज आंसरिंग मी। देखो, फरमाइशों की मैं बात करी थी कि कैसे हम छोटी छोटी फरमाइश भी गुरुजी हमारी पूरी करते थे। और ये सब टेलीपैथिकली चलता था, गुरुजी से कोई बात थोड़ा होती थी। हिम्मत ही नहीं होती थी उनके सामने, तो जुबान खुलती नहीं थी कभी भी। सिर निवाते थे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते थे, शुक्राने के सिवा कुछ निकलता ही नहीं था मुंह से। और सच्ची बात है, चाहे आप सोच के भी आते थे ना, एक्चुअली कभी सोचा भी नहीं। सिर्फ एक टाइम आई रिमेम्बर, हमारा बेटा मर्चेंट नेवी में था, है, और उसको यंगस्टर था, और उसको कोर्स करना था। हम कहें तुम यहाँ इंडिया में करो जहाँ खर्चा कम होगा, और वो कह रहा था नहीं मैं इंग्लैंड जाऊंगा। और इस बात पे घर में रोज कलेश होता था, बहस होती थी, फादर एंड सन। और मैं परेशान हो जाती थी। मैंने कहा आप गुरुजी से क्यों नहीं पूछ लेते? इट सुटेड एवरीवन। जैसे ही गुरुजी के पास सिर नवाया, तो कहते बेटा कैसा है, खुद ही पूछ लिया, उनको पता है ये पूछेंगे, इससे पहले ये पूछे मैं ही पूछ लेता हूँ। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है। वो इंग्लैंड जाने की जिद कर रहा है कोर्स के लिए। गुरुजी तो एक, आपको पता है, शॉर्ट में बात करते थे। कहते जान दो, खुदा मन्नो, बात खत्म, और कलेश भी खत्म। मैंने कहा शुक्र हुआ। उसके बाद कौन बोले कि नहीं यहाँ करना है। सो वही बात कि गुरुजी के सामने आपके बात दिमाग में कोई आती नहीं थी कि इनसे ये पूछें, ये बताएं, या इसके बारे में पूछें, या कुछ काम करने से पहले, शुरू करने से पूछें, या बाद में पूछें। हिम्मत नहीं होती थी। और जमाने, और ये भी उन्हीं का किया हुआ था कि चुप रहो, मंगो नहीं मन्नो, बस मंगो नहीं मन्नो। तो गुरुजी आपको पता है प्रवचन नहीं करते थे। वो तो जब दूसरों से बात कर रहे होते थे, या कभी वो सरसरी बात कर देते थे, तो उससे ही हम लोग अंदाजा लगा लेते थे
जितनी हमारी सोच है उसके हिसाब से। तो बहुत सारी बातें तो फिर भी खैर हमारी समझ से बाहर है। गुरुजी तो गुरुजी हैं, उनकी बातें कहाँ हमारी समझ में। पर मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ जो गुरुजी के मुंह से हम सुनते थे। एक तो कहते थे इफ्स एंड बट्स जो है वो अपने बाहर छोड़ के आया करो, जोड़ियां दे कोल अपनी अकल जोड़ियां कोल छड़ के आओ। और कहते होते थे मूर्खों के हम दास, कि जो लोग अपना लॉजिक चलाते हैं यहाँ बैठ के, अपना दिमाग चलाते हैं, वो वो फिर दिमाग ही चलाते हैं अपना। वो फिर गुरुजी की ब्लेसिंग्स फिर रुक जाती थी। तो नो इफ्स नो बट्स। फिर कहते थे नीवे उनके रहो, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी से रहो। और इसके उन्होंने कई बार सबक भी सिखाए। वो गुरुजी का हुक्म होगा तो फिर जरूर सुनाएंगे। गृहस्थी में खुशी खुशी रहो, कहते थे। अपना बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, हस्बैंड वाइफ फ्रेंड्स बन के रहो, एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे का ध्यान रखो, और बच्चों को खुशी से पालो। ये कहते उनको सुना, मंगो नहीं मन्नो तो ऑल द टाइम। हाँ। और ये भी कहते थे जेड़ी मंगन वाली चीज हो कोई नहीं मांगता, ये भी उनको कहते सुना। नेगेटिविटी से दूर रहो, ये भी उनको कहते सुना था। पॉजिटिव सोचा करो, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचा करो। एक दफा किसी से ही बात कर रहे थे, कहते मुझे नहीं मालूम कि इससे पहले या बाद में क्या बात हुई, लेकिन ये मैंने उनको कहते सुना कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ फड़कती है और तुसी वहम कर दो, आंख फ्लिकर करती है, या तो हम लोग वहम नहीं करते बाएं आंख फड़क रही है या दाएं आंख फड़क रही। तो गुरु जी कहते ए रब दा अकु प्रेशर हुंदा है। देखो कैसे उन्होंने नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में कर दिया, कि ऐसे ही वहम करते हो, ये कुछ भी नहीं है, ये तो परमात्मा तुम्हारे कोई चीज ठीक कर रहा है ना। तो चुगली और चावल दोनों से मना करते थे। और पंडितों के पास मत जाया करो, ये वो कहते थे। बाबियां दे चक्करां च ना पिया करो। वो कहते थे साइंस होगी ये बहुत बड़ी, लेकिन सबकी समझ में नहीं है ये। पुट्ठे पै जांदे इनको कहते सुना हमने कई दफा गुरु जी को। ये पुट्ठा पै जाता है, उल्टा पड़ जाता है, आप नुकसान करवा बैठते हो। तो पंडितों के चक्करों से गुप्त पाठ और गुप्त दान, गुरु जी कहते थे कि दान भी करना है तो सुना के दान किया तो क्या दान नहीं, एक हाथ से दान करो, दूसरे को पता भी ना चले, ये भी उनको कहते हुए सुना। बस ये सब जेम्स हैं हमारे, जो जो गुरु जी को कहते हुए सुनते थे, वो हम अपने चुपचाप अडॉप्ट कर लेते थे। और आई थिंक आई हैव स्पोकन फॉर ओवर एन आवर। तो गुरु जी इजाजत लेंगे गुरु जी से। संगत जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। गुरु जी आप सब पे मेहर करें। आप सबके ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स तो हैं ही। तहे दिल से उनको याद कीजिए। वो तो बस जितना आप गुरु जी को प्यार करें, जितना उनको अपनी जिंदगी में लाएं, और सादगी से, बिल्कुल सादगी से कुछ चीजें जरूरी हैं। अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं गुरु जी से, वन टू वन। देयर शुड बी नोबडी बिटवीन यू एंड गुरु जी। जो आप किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं, सहारा देने वाले सिर्फ गुरु जी हैं। और सादगी से उनको याद करें, सादगी से सत्संग करें, सादगी में
ही गुरुजी खुश हैं। तो गुरुजी आप सबके ऊपर मेहर बनाए रखें, जहां भी आप हों। मे गुरुजी ब्लेस यू ऑल। जय गुरुजी, जय गुरुजी।